नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यस तो दोस्तों ये जो वीडियो है जो अपलोड हो रहा है ये जनसत्ता के मुख्य पृष्ठ के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय है। तो दोस्तों इसे लिखा तवलीन सिंह जी ने, बहुत उम्दा हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं ये। और आज जो कंटेंट है, जो विषय है, जिस विषय पे ये बात कर रही है वो है दोस्तों जवाबदेही के बजाय। ठीक है, तो जवाबदेही का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी वो होता है जवाबदेही जब आप कोई काम करें, ठीक है, और यदि आपसे कोई पूछे तो जो आप जवाब देंगे वही होता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आप किसके प्रति कितना अकाउंटेबल हैं वो चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। राजनीति अजीब चीज़ है, सो जितना प्रचार राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी कर रही है इन दिनों उतना कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं किस प्रकार से अभी एक विवादित बयान दिए थे ट्विटर पे, अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल्स उन्होंने लिखा था कि भारतीय सरकार जो भी चाइना जैसे देश के साथ जो गतिरोध चल रहा है, जो भी दो देशों के साथ सेनाओं के साथ जो भी बातचीत हो रही है, उन सारी बातों को हमारे देश के सामने सार्वजनिक रूप से रखना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें, आप लोग भी समझदार हैं, तो जो भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जब आप उन्हीं बातों को सार्वजनिक कर देंगे तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन और एक स्ट्रेटजी बनाने में कितना मशक्क़त, कितना मेहनत करना पड़ता है। और इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के सैनिकों के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए सारी बातों को आप सार्वजनिक करिए। यही हुआ ना। केंद्र सरकार के, आपको पता होगा कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था उसके बाद जिस तरह से हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने जाकर जो तांडव मचाया ने पाकिस्तान में, उसके लिए भी यही लोग थे। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऐसे कुछ नेता थे जो जवाबदेही मांग रहे थे कि ये गलत है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान सीना ठोक ठोक के कह रहा था कि हमारे सीमा में इन्होंने ये घुसें, उसके बाद इस तरह का तांडव मचाया, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। तब जाके पाकिस्तान के लोग भी करने लगे, नहीं नहीं भैया, हमारे यहाँ कुछ भी हमारा नुकसान नहीं हुआ है। सोचिए, तो जब जो लोग देश के जवानों के ऊपर अगर सवाल खड़ा करेंगे तो वो देश के लिए क्या कर सकते हैं। और प्रवक्ता जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के कवच से पीछे देखते हैं तो विषय कुछ भी हो, किसी न किसी तरह घूम कर आ जाते हैं राहुल गांधी पर। नेहरू की इस वारिस पर थोपना शुरू करते हैं कांग्रेस पार्टी की प्रशासनिक और नैतिक नाकामियां। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने पूछा एक ट्वीट के जरिए कि क्या रक्षा मंत्री स्पष्ट कर सकते हैं कि लद्दाख में चीनी सैनिक भारत की भूमि पर अभी तक उपस्थित हैं या नहीं। तो हंगामा कर दिया टीवी और सोशल मीडिया पर कई मंत्रियों प्रवक्ताओं ने। हो सकता है तवलीन सिंह जी आपने सारी बातें सही से नहीं सुनी, आप जाकर उस पर ट्विटर अकाउंट जो है, जो उन्होंने वहाँ पर लिखा था, आप उस चीज़ को पढ़ सकती हैं। तो उन्होंने हमारे देश के नागरिकों के साथ, ठीक है, आपको पता है हमारे देश में कुछ पाकिस्तानी मानसिकता परस्त लोग हैं। तो यदि आप सोचते हैं कि उन बातों को सार्वजनिक करना उचित है तो आप गलत हैं। हमारे देश में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछली बार अटैक हुआ था 14 फरवरी के दिन, आप भूल गई? क्या पाकिस्तान से विस्फोटक पदार्थ आए थे? हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की बर्बादी के बारे में दिन रात विचार विमर्श करते रहते हैं। राहुल गांधी को याद दिलाया उन्होंने कि जवाहरलाल नेहरू के दौर में चीन ने भारत की कितनी ज़मीन हड़प ली थी। लद्दाख में इतना गुस्सा दिखा आला राजनेताओं के बयान में कि शक सा होने लगा है मुझे। शायद इन लोगों को भी डर लगने लगा है कि प्रधानमंत्री में अब वह मोदी हैं तो मुमकिन है वाली बात नहीं रही है। ठीक है, तो आपका क्या कहने का मतलब है? जो बातें कूटनीतिक स्तर पर हो सकती हैं वहाँ पर जाकर वो युद्ध कर दें। आप सरकार को इस तरह नहीं घुसा सकती, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल जी ने पिछली बार जब डोकलाम जैसे मुद्दे पर बहस हुई थी, उसके बाद पूरी दुनिया देखी किस प्रकार से भारत जैसा देश वहाँ पर अपनी कूटनीतिक विचार विमर्श से जीत हासिल किया। और आप तो सीधे सीधे उकसा रही हैं। वैसे तो मोदी के दूसरे दौर के शुरू होने के कुछ ही
महीने बाद ऐसा लगने लगा था कि उनकी तथाकथित राजनीतिक सूझबूझ और प्रशासनिक काबिलियत पर सवाल उठने लगे थे। बड़े बड़े फैसले लिए गए, लेकिन उनके अमल में इतनी गलतियां दिखी इतनी जल्दी कि यकीन करना मुश्किल हो गया है। ये फैसले सोच समझ कर सुनियोजित ढंग से लिए गए थे। दूसरे दौर का पहला अहम फैसला था अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करना। अब इन मोहतरमा का कहने का मतलब ये बहुत जल्दी कर दिया गया। ये कहिए कि बंदा किया तो आप धारा 370 की बात कर रही हैं और आर्टिकल 35 पे की बात कर रही हैं। मैं आपको बता दें, जिस तरह से वहाँ पे एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया गया, वहाँ के ही लोगों को किस प्रकार से अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, पलायन करना पड़ा, वहाँ की बहु बेटियों की सरेआम इज्जतें लूटी गई, ये पूरी दुनिया जानती है। आज भी किस प्रकार से लोग दर बदर भटक रहे हैं पर अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी में था। चलिए सही है। उसके बाद है 3 टुकड़े कर दिए गए इस राज्य के और वादे किए गए विकास और परिवर्तन की बहाल लाने के 1 साल बाद अराजकता इतनी कि कश्मीर घाटी में कि हर दूसरे दिन आतंकवादी हिंसा की कोई घटना सामने आती है। तो भैया घटना सामने आती तो कौन लोग हैं हमारे ही देश में किस प्रकार से तालिबानियों से, मुजाहिदीन से ताल्लुकात रखते हैं। आप केरल को भूल गई हैं क्या? केरल इतना साक्षर राज्य होने के बावजूद वहाँ पे हाथियों का कत्ल किया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जितने जंगली जानवरों का हत्या किया जाता है आप सोच नहीं सकते हैं। वहीं के जो नौजवान हैं आईएसआई में भर्ती हो गए थे, पता है सबसे ज़्यादा जब राज्य को आइडेंटिफाई किया गया तो केरल जैसे राज्य से सबसे ज़्यादा लड़ाकू लड़के निकले थे जो सीरिया में धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, और भारत जैसे देश को शर्मसार होना पड़ा, कलंकित होना पड़ा, और देश के वैश्विक संस्थाओं के सामने उसे सफाई देना पड़ा। जब वो तो भाई सवाल करेंगे ना कि तुम्हारे देश के लोग किस प्रकार से सीरिया में जाके धर्म युद्ध के लिए अपनी अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, वहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, तुम क्या कहना चाहती हो? वही होता है ना, परिवार का अगर एक शख्स गलती करे तो जो परिवार का मुखिया होगा बेचारा कितनी शर्मिंदगी से क्या जवाब देगा। काश आप इस चीज़ को समझ पाती। इतने असुरक्षित है कश्मीर के लोग कि हिंदू सरपंच अजय पंडित था की हत्या कर दी आतंकवादियों ने पिछले हफ्ते, बावजूद इसके कि उन्होंने एक वायरल वीडियो में सुरक्षा की मांग की थी। प्रशासन से कहाँ से आएगा विकास अगर मुसलमानों को अपनी नागरिकता पर खतरा दिखने लगा। ऐसी अशांति फैली देश भर में कि दिल्ली में दशकों बाद हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, और वह भी उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे। यह किस तरह की प्रशासनिक काबिलियत थी? सही बात है। तो आपको ये भी तो देखना चाहिए कि वहाँ पे किसका शासन था? अरविंद केजरीवाल जी का था। अब आप कहेंगे कि जो पुलिस प्रशासनिक चीज़ें हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, उस चीज़ को भी मैं मानता हूँ, पर आपको ये भी पता है कि पूरी तरह से जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो कंस्पिरेसी क्रिएट की जा रही है उन लोगों की भी गलतियां हैं जो हमारे देश में कहते हैं कि मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं कुछ खास लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और वो लोग उकसाते हैं। और उनके प्रति यदि आपने कुछ बोल दिया, कोई कार्रवाई कर दी, तो लोग कहेंगे एक्चुअली वी फील इनसिक्योर इन इंडिया। फिर वो क्या कहेंगे, हमारे राइट टू एक्सप्रेशन का हनन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं का ताड़ ताड़ किया जा रहा है, इस तरह की बातें बताएंगे। फिर आई महामारी जिसमें प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह रहा कि हर तरह से सवाल उठने लगे कि अब सरकार की प्रशासनिक काबिलियत पर सवाल बहुत सारे हैं। मसलन जनता कर्फ्यू लगने से पहले अगर 4 दिन की मोहलत दी गई तो पूर्णबंदी का आदेश जारी होने से पहले सिर्फ 4 घंटे क्यों? इस पूर्णबंदी में व्यवस्था की तैयारी इतनी कमज़ोर क्यों रही कि कोविड के मरीज़ दिल्ली और मुंबई में मर रहे हैं? अस्पतालों में जगह मिलने से पहले अगर पूर्णबंदी का मकसद था महामारी को रोकना, तो अब क्यों हटाई जा रही है? जब दिल्ली और मुंबई में मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सही बात अर्थव्यवस्था से जुड़े सवालों की तो यह बहुत सारे हैं। महामारी के आने से पहले ही अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल क्यों हो गया था कि निवेशक भारत को छोड़कर भागने लग गए थे? और जब कोई विदेशी कंपनी चीन का बहिष्कार करती है तो भारत क्यों नहीं? देश भर में उसका क्या उपाय ढूंढा जा रहा है, तो भारत क्यों नहीं
आती दिख रही है। बेरोज़गारी जो इतनी बढ़ गई है, क्या देश भर में उसका क्या उपाय ढूंढा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों जो लाखों की तादाद में शहरों से घर लौट गए, उसके बिना उनके बिना कैसे चलेगा विकास का काम। मैं मानता हूँ आपकी बात को, तो मैं मानता हूँ कि देश को आर्थिक नुकसान होगा, पर देश में उन गरीबों, उन प्रवासी मजदूरों की जान भी तो बचेगी। क्योंकि देखिए, ये जो पैंडेमिक है, जो महामारी है कोरोना वायरस, जिसे SARS-CoV-2 भी कहते हैं, जो एक्चुअल नाम उसका वही है SARS-CoV-2। तो आपको बता दें मैडम और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप भी कुछ भी प्रतिक्रिया हो तो दे सकते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया इन्हीं से संबंधित दीजिएगा। यदि कुछ बातों पे आपको लगा है कि मिलॉर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अमेरिका जैसा देश, रूस जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश, ठीक है, इटली जैसा देश तबाह हो गया है, ठीक है। कितने लाखों लोग मारे गए हैं। हमारे यहाँ फिर भी तो एक कंट्रोल है। हमारे यहाँ मरने वालों की संख्या कम है, वो अलग बात है कि अब संक्रमण में थोड़ा उछाल आया है। और इसीलिए आज जैसे लॉकडाउन खुला है, लोग अपने अपने गंतव्य जाने लगे, एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, उस वजह से दोस्तों कोरोना बढ़ने लगा। और सारे देश में यही स्थिति है। ये वैश्विक रिसेशन है, वैश्विक मंदी है। आप किसी एक देश को टारगेट नहीं कर सकती हैं। पूछना जरूरी कि इनको अगर रोकना चाहती थी शहरों और महानगरों में सरकार, तो पूरा प्रबंध करने में सफल क्यों नहीं हुई। ऐसे सवाल सिर्फ विपक्ष नेता नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि पूरा देश पूछने लगा कि यह सरकार सौभाग्य है कि विपक्ष में प्रधानमंत्री के मुख्य प्रतिद्वंदी राहुल गांधी ही हैं, जिन्होंने अभी तक साबित नहीं किया कि देश के सामने वे राजकुमार अब राजनेता बन गए हैं। ठीक है, असली राजनेता बन गए हैं होते कांग्रेस पार्टी की युवराज, तो वीडियो द्वारा अंग्रेजी में अर्थशास्त्रियों विशेषज्ञों से वार्तालाप करने के बदले उन ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे होते हैं जहां प्रवासी मजदूर थक थक कर, हार कर, पूरी तरह मायूस होकर वापस लौट गए हैं। उनको तसल्ली देने वाला आज कोई नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मानूंगा, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने एक प्रयास किया था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाए, उसके बाद जिस तरह से कुछ राज्यों ने हस्तक्षेप किया, तमाम तरह की बुराइयां करने लगे, तो इस चीज़ को मैं गलत मानता हूँ। जहाँ पर गलत हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, संगठन हो, उसका आप खुले दिल से विरोध करिए, और जहाँ पे सहयोग की बात हो, अप्रिसिएशन की, प्रशंसा की बात हो, आप वहाँ ज़रूर करिए। अब मोदी पर जो उनको विश्वास रहा था कि कभी वह समाप्त हो गया है, मोदी ने उनकी सहायता करने के बदले अपने मंत्रियों से झूठ बुलवाने का काम शुरू करवाया है। इसलिए पिछले सप्ताह जब गृह मंत्री एक लंबे अरसे के बाद सामने आए, तो उन्होंने प्रवासी मजदूरों के बारे में कहा कि उनके रहने खाने पीने का इतना अच्छा प्रबंध हुआ था कि उनको वापस गांव जाने की इजाज़त ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने घर वापस जाने की इच्छा जताई, तो उनके लौटने के लिए पूरी तरह से प्रबंध केंद्र सरकार ने किया और राज्य सरकारों ने भी। ये दोनों बातें सही नहीं है। ऐसे समय में ऐसी बातें करना ताज़ा जख्मों पर नमक छिड़कने का काम होगा। तो मिस तवलीन सिंह जी, आप ये बताइए, आप पूरी तरह से, मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी को निशाना बना रही हैं, खासकर मोदी जी को। तो आपको एक चीज़ भी देखना पड़ेगा, जो महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार नहीं, तो वहाँ पे जो सारे निर्णय होगा वो लेने का अधिकार किसे है? उद्धव ठाकरे को। तो यहाँ पे आप चीज़ों को, एक होता है ना, मोनोपोली कर रही हैं, सारी बातों को और सबके सामने रखती, तो अच्छा होता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।